हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। क्लियर, आपने अब तक के सारे लेक्चर्स को देख लिया होगा। वेरी गुड। चलिए, आज का जो लेक्चर है बच्चों काफ़ी बेसिक भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। रीज़न बिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके कई रीज़न हैं। क्योंकि जो आज का लेक्चर होगा वो आपका क्या करेगा, बिल्कुल बेस का काम करेगा। ठीक है, बेस का काम कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ बच्चे जो हैं आगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं, पॉलिटी को जब पढ़ते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो कुछ टर्म्स आते हैं वो उनके कंसेप्ट को समझते नहीं है, उसका मीनिंग उनको क्लियर नहीं होता। क्लियर। तो आज का जो लेक्चर रहेगा ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि जो जो पॉइंट्स अब आगे फर्दर हम यूज़ करेंगे वो आज ही हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। जैसे मेजॉरिटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, उसके बाद में उसमें मेजॉरिटी कौन कौन सी चीज़ होती है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है, ये सारे जो प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में जो यूज़ हुए हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे अपनी इस लेक्चर में। क्लियर। जिसका नाम मैंने रखा है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, क्लियर, अमेंडमेंट कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, वो भी मैं आपको आपकी इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं। सबसे पहले जब पिछले 4-5 लेक्चर जो आपने देखे हैं उसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, उसके बैकग्राउंड में कैसे काम चल रहा था, ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे एक्ट पास किए, वो सारा डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर है ये अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सिंपल आपसे कोई पूछ लिया जाए, आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं जैसे व्हाट इज पॉलिटी। क्लियर। तो ऐसे आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात करते हो, कोई पूछ भी सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ना, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो सिंपल सा है, इट इज अ मैप ऑफ पावर और यू कैन से रूल, जो ये बताए कि पावर जो है कैसे डिवाइड होगी। क्लियर। बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमें बताता क्या है, देखो जो बेसिक से जो इसके रिलेटेड बातें थी वो मैंने आपको 4-5 जो लेक्चर्स पीछे करवाए हैं उसमें मैंने आपको बता दिया था। क्लियर। आज सिंपल से अगर कोई पूछ ले आपसे कभी भी तो इनको बोल देना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली क्या है, एक है पावर ऑफ मैप ऑफ पावर। क्लियर। कि जो शक्ति है, ताकत है, वो कैसे डिवाइड होगी बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी के क्या फंक्शंस होंगे। क्लियर। उसके बाद जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसके क्या काम होंगे। जो एग्जीक्यूटिव हैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स, उनके अंदर क्या क्या, उनके पास क्या क्या पावर्स होंगे। अब जैसे एक एसडीएम है, वो क्या क्या लॉ बना सकता है अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर। ऐसे एक डीसी एक जो एसपी है वो कौन कौन से लॉज को इंप्लीमेंट कर सकता है या किस किस लॉ को वो अपने अंदर रख सकता है। क्लियर। ये सारी जो है किससे पावर मिलती है हमें, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। सो ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जैसे डेमोक्रेसी, उसमें क्या बताया था कि डेमोक्रेसी की टाइप्स कितनी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर। जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक तो होती है डायरेक्ट। डायरेक्ट को मैंने आपको क्या बताया था, उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं हम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था ये, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट होता है पार्टिसिपेटरी, जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। अगर मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि सर इंडिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें कहीं पे भी नहीं देखने को मिलती है, तो इसका आंसर है यस, देखने को तो मिलती है बट एक छोटे से स्मॉल स्केल पे। कैसे, जो ग्राम सभा होती है हमारी, क्लियर, वहां पे हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है ग्राम सभा के लेवल पे। इनडायरेक्ट का मैंने आपको नाम बताया था, क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या होता है कि जो पीपल है, लोग हैं, वो खुद जा करके ना अपने डिसीजन लेंगे। क्लियर। हम क्या करते हैं, हम क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, सारे एक साथ जा करके डिसीजन नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने वो एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके 10 दोस्त इकट्ठे हैं और उनसे कोई टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन करें, वो हर एक ना 10-10 अपने अलग अलग आइडियाज़ देंगे। तो 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है, क्या अगर वो एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आपको पता है ना कितने अलग अलग मत निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। क्लियर। जो हमें रिप्रेजेंट करेगा हमारी टेरिटरी से, और आगे चल के वो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के बिहाफ पे वो जाके क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। चलिए, अब उसके बाद में ये जो आज का जो लेक्चर है बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ना आपके माइंड में जो कभी क्लियर नहीं होती थी। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। देखिए, मेजॉरिटी आपने सुना होगा कि कई बार ना हम बोलते हैं संविधान जो है ये
साधारण जो मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इससे पास हो गया। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, क्लियर। उसके बाद में स्पेशल मेजोरिटी। अब ये वर्ड्स जो हैं इनके मतलब क्या है, कैसे, अब बच्चे ने मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो इसकी को रट लेते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी 2/3, अच्छा उसके बाद ये सिंपल मेजोरिटी तो ऐसा ऐसा। बच्चों रटना नहीं है, समझो पहले कंसेप्ट को, क्लियर। बोलता क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, विजिबल है ना आपको बोर्ड पे, वेरी गुड, मुझे यहाँ से बिल्कुल विजिबल है, वेरी गुड। चलिए टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में देखिए क्या होता है, टोटल कितने टाइप्स की मेजोरिटी है हमारे पास, 4 टाइप्स, क्लियर। कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले नंबर 1, एक सिंपल मेजोरिटी सुनी होगी आपने, सिंपल मेजोरिटी। सेकंड नंबर पे आपने सुना होगा इफेक्टिव मेजोरिटी, भी एक वर्ड होता है। कितने बच्चों ने सुना इसका, कमेंट में जरूर बताना आपने कितने बच्चों ने इसको सुना है। सिंपल, वैसे 2 वर्ड तो आपने सबने सुना होगा, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी यूज होती है। लेकिन उसके अलावा भी 2 मेजोरिटी होती है, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, फिर उसके बाद में एक होता है आपका सिंपल, इफेक्टिव, स्पेशल, और एक होती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्लियर। अब देखिए सिंपल मेजोरिटी ये क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है सिंपल, कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं चाहिए हमें, क्लियर, बिल्कुल सिंपल मामला चाहिए। कैसे, मान लीजिए हमारे आज की जो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, आप बोलोगे सर 545, क्लियर। लेकिन अगर मैं आपको इसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा तो आप क्या हो जाओगे कंफ्यूज। हम क्या करेंगे, एक नंबर खुद इमेजिन करते हैं, ठीक है, उसको फिर आपको क्या करना है अपने अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में उसको इंप्लीमेंट करना है। मान लीजिए हमारी पार्लियामेंट की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 100, क्लियर। जितने भी जैसे आज 545 है, हम क्या करते हैं उसको 100 मान लेते हैं, क्लियर, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए 100 है। अब सिंपल मेजोरिटी से कोई भी एक्ट हमें पास करना है, ठीक है, या अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सिंपल मेजोरिटी कैसे वर्क करती है वो समझते हैं। देखिए एक वर्ड होता है कोरम, क्लियर। कोरम का मतलब क्या होता है, जो भी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, वो डिसाइड करते हैं कि जब तक मीटिंग नहीं होगी हाउस की, जब तक हाउस के अंदर कोरम ना बन जाए। कोरम क्या होता है, एक मिनिमम मेंबरशिप होनी चाहिए आपकी प्रेजेंट वहाँ पे 10% जिसको बोलते हैं हम, कि कम से कम इतने मेंबर तो होने चाहिए स्ट्रेंथ के, कि जब तो मीटिंग हो पाएगी। अदरवाइज अब मान लीजिए क्लास में अगर टीचर बोलते हैं कि बेटा कल ना आपका मैं टेस्ट लूँगी, क्लियर, अब टेस्ट लेंगे, अब मान लो कोई भी बच्चा आया ही नहीं नेक्स्ट डे टेस्ट देने के लिए, तो मैम टेस्ट किसका लेंगे, क्लियर। तो वहाँ पे मैम क्या एक कंडीशन रख देंगे, अगर 20 बच्चे, जैसे 50 की स्ट्रेंथ है, तो मैम बोलेंगे अगर 20 बच्चे आए तो तब भी मैं टेस्ट ले लूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 20 जो है क्या बन गया 50 में से उसका कोरम अकॉर्डिंग टू टीचर, ये एग्जाम्पल दिया मैंने। तो यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट में कोरम क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसका 10% जो है आपके मेंबर होने चाहिए, वो क्या होगा कोरम। जब तक 10% मेंबर नहीं प्रेजेंट है तो इट मीन्स आपकी मीटिंग जो है नहीं होगी, और जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, नॉट पार्लियामेंट, लोकसभा के जो स्पीकर है वो उस मीटिंग को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्लियर, जब तक कि हाउस के अंदर कोरम ना आ जाए। चलिए अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल किया था 10%, 100 लिया था ना, इसका 10% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10, ठीक है। अब 100 में से अगर 10 मेंबर हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो आपका लोकसभा है उसमें जो स्पीकर है वो बोलेगा ठीक है आप मीटिंग में स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक से चाहे मेंबर आए हो 10, 11, 12 कितने भी, पर 10 से ज़्यादा होने चाहिए, 10 से कम है तो जो स्पीकर है वो आगे उसको मीटिंग को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए सिंपल मेजोरिटी कैसे करती है, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है सिंपल मेजोरिटी में कोरम को, कि क्या कोरम बन रहा है हाउस के अंदर, क्लियर, यानी कि जो स्ट्रेंथ है मिनिमम स्ट्रेंथ जितनी हमें चाहिए मीटिंग के लिए क्या वो बन रही है, उसी को कोरम बोलते हैं, क्लियर। चलिए जी ये मीट हो गया हमारा कोरम। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, फिर करवाते हैं वोटिंग। वोटिंग के अंदर मान लीजिए 10 मेंबर हैं, मैं अभी एग्जांपल से 10 का ही लेके चलता हूँ, 10 में से 6 मेंबर, यानी कि इसका 50% कितना होता है 5 + 1, अगर इन्होंने वोटिंग कर दी यस के लिए कि हाँ हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, इस रूल को, इस लॉ को, या फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करना है, अगर 5 + 1 यानी कि 50% + 1 मेंबर्स ने उसको यस किया,
तब तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट पर्टिकुलर लॉ, वो जो लॉ है आपका सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। ठीक है, यही राज्यसभा में ऐसे ही चलेगा। अब इसको आप कैसे लगा सकते हैं, जो हमारा मेंबरशिप इसकी है पार्लियामेंट की, देखिए यहाँ पे क्या है 545 है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम क्या समझेंगे अकॉर्डिंग टू जो रियल नंबर्स हैं। देखिए 545 में कोरम के लिए 10% चाहिए तो वो 54.5 आएगा। अब यहाँ पे जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि बच्चों आपको है ना थोड़ा सा अपना बुद्धि कम यूज़ करनी है पॉलिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं वो हम ना अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। क्योंकि बच्चों साइंस में थोड़ा सा ठीक है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको लॉजिक लगाना चाहिए, बट यहाँ पे आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना है। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों का फीडबैक भी सुना था कि जब वो लॉजिक लगाते हैं ना अपना दिमाग, इन केस ऑफ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, वहाँ पे बच्चों आपको चीज़ें जैसे बताई गई वैसे ही याद करनी है, ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं। क्लियर? हाँ, अगर जो कोई जेन्युइन डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना कि सर ऐसा क्यों नहीं है। क्लियर? उसका आपको मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। बट ऐसा नहीं है कि सर यहाँ तो ना 54.5 बन रहा था लेकिन आपने ना 55 क्यों लिखा। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, आप जो 54 जो आपके बंदे हैं, व्यक्ति हैं, जो आपके एमएलए एमपी जो भी होंगे, वो 54 तो चलो आ जाएंगे, आधा एमपी कैसे करोगे? क्या उसका बीच से पार्टिसिपेट करवाओगे? नहीं ना। तो ऐसा तो नहीं कि भी हाफ पार्ट उसका लोकसभा में जा रहा है, हाफ पार्ट आपका राज्यसभा में जा रहा है। क्लियर? तो ऐसा तो नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, राउंड फिगर में ले लेते हैं 55। क्लियर? ये मैंने क्यों किया, क्योंकि एक बार ना मेरे फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि यार 54.5 होता है तो 55 क्यों, 54 कर लो। क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ बनानी है। अब 54 करेंगे तो कम हो गया ना 0.5। जब मैथ में पढ़ते हैं राउंड ऑफ फिगर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको नियरेस्ट वो कर देते हैं, तो 55 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लोकसभा का कोरम कितना बना 55 का, तो स्पीकर बोलेंगे ठीक है आप करिए। अब मान लीजिए मेंबर आए हैं 60। क्लियर? अब 60 में से मान के चलो अगर 32 ने भी यस कर दिया तो वो क्या माना जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। क्लियर? ये है हमारा क्या, सिंपल मेजोरिटी। इस यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलिए, मुझे नहीं लगता अभी आपको किसी को भी डाउट होगा क्योंकि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि बस आपको इतना याद रखना है, कोरम मीट होना चाहिए सबसे पहली बड़ी बात तो इसमें ये है। क्लियर? अगर कोरम नहीं बन रहा है हाउस के अंदर, क्लियर, वो आपका फिर क्या है, सिंपल मेजोरिटी वहाँ पे नहीं पास हो सकती। कोरम है, आप वोटिंग करवाइए और उसके अंदर 50% +1। ठीक है? अगर 10 का कोरम है तो 50% कितना, 5 + 1 6। 6 ने अगर यस कर दिया तो पास है वो। ये होती है सिंपल मेजोरिटी। अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी में देखिए नाम से पता चल रहा है किसी चीज के हटने से कोई इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं ना, मान लो ये मैं दूध है मेरे पास, ठीक है, उसमें जब मैं कहता हूँ मैंने पानी मिला दिया तो हम देखते हैं ना इस दूध के अंदर क्या इफेक्ट आया। क्लियर? या दूध के अंदर जब मैं दही डालता हूँ तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद उस दूध का क्या बन जाता है ना, कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे इफेक्ट किस चीज का देखेंगे हम देखते हैं वैकेंसी का। वैकेंसी किसकी? मान लीजिए 545 मेंबर आपके किस में है, लोकसभा में। ये मैं आपको सिर्फ लोकसभा इसलिए बोल रहा हूँ, तो जो राज्यसभा है उसमें भी सेम यही प्रोसीजर है। ठीक है? आपको क्या करना है, बस स्ट्रेंथ जैसे वहाँ पे 250 है तो वहाँ पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करना है, माइंड में अपनी कैलकुलेशन लगा लेनी है। आप सिर्फ एक बार समझ लीजिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करिए। इफेक्टिव में क्या होता है, देखिए 545 मेंबर है, ठीक है, मान लीजिए जैसे 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उनमें 545 मेंबर्स मान लो हमने इलेक्ट कर लिए, लेकिन एक साल बाद हो सकता है किसी की डेथ होगी, हो किसी एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ होगी, या फिर किसी ने कोई पॉलिसी उसको अच्छी नहीं लगी तो उसने क्या करा, रिजाइन कर दिया गवर्नमेंट से। क्लियर? ये हो सकते हैं ना, या फिर हो सकता है कि वो टेम्परेरी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वैकेंसी हो जाती है। मान लीजिए ऐसा 545 में से 10 मेंबर जो थे उन्होंने क्या कर दिया, कुछ की डेथ होगी और कुछ ने रिजाइन कर दिया, तो 545 में से 10 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 535। यस? तो अब हम क्या करेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या देखेंगे, हमें देखना है 50% +1, यानी कि 535 का अब आप 50% करेंगे। क्लियर? तो अब आप क्या होगा, 500 का 250, 35 का 17.5, तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे 250 प्लस यहाँ पे 18 करेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा कितना, 268। तो 268 मेंबर्स जो हैं आपके उस पर्टिकुलर बिल के लिए या जो लॉ आप चेंज करवाना चाहते हैं उसके अंदर अगर 535 में से 268 यस कर रहे हैं तब तो आप क्या करेंगे, आप उसको प्रोसीड करेंगे चेंज करने के लिए। क्लियर?
तो ये हो गया इफेक्टिव मेजोरिटी। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी मेजोरिटी कब कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होती है। क्लियर? यहाँ पे एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए सिंपल मेजोरिटी में क्या था, हमें क्वारम देखना। क्वारम क्या है, जो भी स्ट्रेंथ है उसका 10% होना चाहिए। क्लियर? अब कल को मान लो अगर जो लोकसभा की सीट है वो 600 कर दी 545 से, तो वहाँ पे क्वारम कितना बन जाएगा 10%। 60 में से अगर 31 ने भी ये बोल दिया कि हम जो है इस लॉ को चेंज करना चाहते हैं, तो वो पास माना जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंपल मेजोरिटी। फिर हम देखते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इफेक्ट किसका, वैकेंसी का। मान लो कोई सीट खाली हो गई, भाई उसका कुछ इफेक्ट तो पड़ रहा होगा ना। इफेक्ट ये पड़ रहा होगा कि हमें 545 की बजाय ना देखे हमें 535 में से मेजोरिटी देखने। अब क्लियर? तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 50% प्लस 1। 50% अगर 500 होता है तो कितना होता है 250। 35 का 17.5। अगेन मैंने यहाँ पे आपको बताया था, हम राउंड फिगर कर लेते हैं, वो क्या बन जाएगा 18। तो 250 प्लस 18 268, 268। 268 सदस्यों ने अगर ये बोल दिया कि हम इस लॉ को चेंज करना चाहते हैं, संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, उसको अगर 268 मेंबर ने समर्थन दे दिया तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया। क्लियर? अब आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। स्पेशल पे मैं बाद में आऊंगा, पहले एब्सोल्यूट समझ लिए। देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, 50% प्लस 1। क्लियर? हमें सिर्फ इतना देखना है। अब हाउस की जैसे मान लीजिए 545 मेंबरशिप है, 545 जो है मेंबरशिप है। क्लियर? इसका 50% कितना होगा 273, 272.5 जाएगा, बट हम 273 लेते हैं। प्लस 1, अगर 274 सदस्य गवर्नमेंट के उसमें फेवर में जो यस कर रहे हैं कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहिए, तो हम बोलेंगे क्या, ये है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्लियर? यानी कि टोटल मेंबरशिप का एब्सोल्यूट में, ये जो 50% प्लस 1 में आपको जो बता रहा हूँ, ये बेटा टोटल मेंबरशिप का, ये याद रख लेना लीजिए। क्लियर? ये मत सोचना कि सर ये आपने 50% किसका लिया है, टोटल मेंबरशिप जो है हाउस की मेंबरशिप। क्लियर? जैसे मैंने आपको 100 का एग्जांपल दिया था, अगर 100 की स्ट्रेंथ है तो 100 के अंदर अगर 50% करता हूँ कितना, 50 प्लस 1 यानी कि 51 सदस्य जो है आपके, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो वो क्या मानी जाएगी, फिर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी कि एक तरफा मेजोरिटी होगी। हम कहते हैं ना कि भाई जैसे शेयर मार्केट में बातें करते हैं कि 50% प्लस 1 अगर किसी के पास है तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, मेजर स्टेक होल्डर है। 49% वाले को क्या बोलते हैं, माइनर स्टेक होल्डर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है 50 प्लस 1%, अगर जो भी ऐसा कोई पास होता है अकॉर्डिंग टू टोटल मेंबरशिप जो है हाउस की, तो हम बोलते हैं वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो गया। क्लियर? इफेक्टिव में और इसमें फर्क क्या, देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया था 50% प्लस 1 बोला था ना, यहाँ पे भी यही है 50% प्लस 1, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे ना हमें टोटल मेंबरशिप, यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, टोटल मेंबरशिप में से माइनस करनी है वैकेंसी को, और फिर उसके बाद हमने ये वाला रूल लगाना है 50% प्लस 1। अगर तब हमें जो देखना है वो अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव मेजोरिटी। क्लियर? याद कैसे रखो, इफेक्ट किससे पड़ रहा है, वैकेंसी से। यानी कि किसी ने रिजाइन दे दिया या किसी की डेथ हो गई, उससे क्या इफेक्ट आया, वैकेंसी पड़ गई। वैकेंसी से स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट आया, तो उस टाइम पे हम जो भी बिल पास करेंगे पार्लियामेंट में उसको हम क्या बोलेंगे, हमें क्या चाहिए, अब इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। क्लियर? एब्सोल्यूट में क्या है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पूरे के पूरे 545 की स्ट्रेंथ है तो पूरे 545 को ही लेके चलेंगे, यहाँ पे वैकेंसी नहीं देखते हम। क्लियर? चलिए अब बात आती है स्पेशल मेजोरिटी की। देखिए स्पेशल मेजोरिटी क्या है, ना तो ये सिंपल मेजोरिटी है, ना ही ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, और ना ही इफेक्टिव मेजोरिटी है। क्लियर? ये अलग ही चीज़ है। क्या है, जैसे कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर पार्ट्स हैं उन्होंने कैसे अमेंड करें, उसमें ये वाला प्रोविजन दिया। क्लियर? कि आप स्पेशल मेजोरिटी से पास करोगे। जैसे इसमें ना 2 कंडीशन दी गई है। नंबर 1 ये बोला गया है कि जब भी आपको कोई भी एक्ट पास करना है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, और उसमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना। नंबर 1 क्या, सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ का, जो आपके टोटल स्ट्रेंथ है हाउस, ठीक है, जैसे 545 है हमारे लोकसभा का, टोटल स्ट्रेंथ जो है आपकी, उसके अंदर से 50% प्लस 1 मेंबर्स तो आपके होने ही चाहिए, उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए हाउस के अंदर। क्लियर? तो यानी कि अगर मैं ये देखता हूँ 50% प्लस 1, तो ये मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कितना बन रहा था 274। चलिए नंबर 1 कंडीशन ये होगी कि अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपके पास इतने सदस्य तो होने ही चाहिए प्रेजेंट उस दिन जिस दिन आप चेंज कर रहे हो। चलिए ठीक है,
274 मेरे पास क्या आ गए मेंबर्स प्रेजेंट है, मैं एक कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, सेकंड कंडीशन ये कहती है अगर 274 आपके पास मीट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपकी मीट हो गया, अब इसमें से भी 2/3 यानी कि 66.6% जो है, क्लियर, वो क्या होने चाहिए आपके फेवर में होने चाहिए चेंज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। तो अगर मैं बात करता हूं 274 का 2/3, अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा 91, ओके, एंड 0.3, तो 91 ही लेके चलता हूं मैं, ठीक है। 91 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 182, क्लियर। तो आउट ऑफ 274 आपके 182 मेंबर्स क्या है, आपकी वोटिंग किस में होनी चाहिए, फेवर में, किसके, यस के, चेंज करने के लिए। अगर ऐसा होता है तब हम क्या बोलेंगे, ये जो बिल है पास हो गया स्पेशल मेजोरिटी से, क्लियर। अब तक कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ ताकि ये जो है ना बच्चों स्पेशल मेजोरिटी, क्लियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसमें क्या होता है कि ना एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि जो इम्पीचमेंट है प्रेजेंट की कौन से उससे होती है, क्लियर, उसके बाद कौन से एक्ट जो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, या फिर उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा ट्रू है फॉल्स है। अब देखिए दोबारा से बता देता हूँ, सिंपल मेजोरिटी में आपको क्या बताया, हम देखेंगे कोरम को, कोरम में क्या होता है 10% जो है मेंबर्स की स्ट्रेंथ होती है ना, वो देखनी होती है बस। मान लीजिए जैसे 100 मेंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपकी माइंड भी कैलकुलेट करता जाए फटाफट। देखिए 100 मेंबर है, 100 में मैं देखूँ 10% प्रेजेंट है या नहीं है, तो ठीक है 10 मैंने देखा, हाँ ठीक है 11 प्रेजेंट है, ओके ठीक है। अब 11 में से मैंने देखा कि 6 मेंबर जो है मेरे क्या है, यस कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है जो बिल है पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से। मुझे यहाँ पे सिर्फ कोरम चेक करना है, कोरम में भी 50%, अगर 50% + 1 अगर मेरे को कह रहे हैं कि चेंज करना है, तो मैं एज ए स्पीकर क्या बोलूँगा, बिल हैज़ पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या देखूंगा, इफेक्ट पड़ रहा है किस चीज़ का, वैकेंसी का। वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, या तो डेथ के किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर उसको पर्टिकुलर वो खुद रिजाइन कर दे, या फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि वैकेंसी है, तो अब मेरे जो स्ट्रेंथ है भाई 545 से कम हो जाएगी ना। मान लीजिए 10 बंदों रिजाइन किया तो 545 से 535 सदस्य बचे, 535 के अंदर से अब मैं देखूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी बननी चाहिए 50% + 1 के अकॉर्डिंग, तो वो बनती है 268, और पहले कितनी बन रही थी 274, क्लियर। तो ये मेंबर कम हो गए ना मेरे स्ट्रेंथ के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि इफेक्टिव मेजोरिटी से मैं पास कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्लियर। कहाँ कहाँ ये प्रोविजंस यूज होते हैं वो भी बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे पहले एब्सोल्यूट देख लेते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि कुछ नहीं, आपका जैसे जो भी स्ट्रेंथ है हाउस की, जैसे 100 थी तो 100 में मैं देखूंगा 50% यानी कि कितना 50, और +1 यानी 51। अगर मेरे पास 51 जो मेरे मेंबर हैं मुझे कह रहे हैं कि ये हम बिल पास करते हैं यस के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस बिल हैज़ बीन पास बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्लियर। उसके बाद आती है स्पेशल मेजोरिटी। इन सब का क्या है, निचोड़ है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है स्पेशल मेजोरिटी। ये समझने आ गया तो समझ लो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आगे कैसे अमेंडमेंट होता है सारा समझ में आ जाएगा, क्लियर। देखिए टोटल स्ट्रेंथ में क्या होता है, हमने देखना था टोटल स्ट्रेंथ। इसमें 2 कंडीशन बताई थी मैंने आपको। नंबर 1 कंडीशन क्या है, पहले आप टोटल स्ट्रेंथ देखो हाउस की कितनी है। मैंने बोला कि 545 है, ठीक है। 545 के अंदर अगर आपके पास मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है, यानी मेजोरिटी क्या है, मेंबरशिप की मेजोरिटी क्या होगी, मेजोरिटी वही होगी ना 50% + 1। तो 50% + 1 मैंने देखा कि मेरे पास 274 मेंबर बनते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तो 280 मेंबर्स जो हैं आज वोटिंग के लिए प्रेजेंट है। तो स्पीकर क्या बोलेंगे, ठीक है आपने फर्स्ट कंडीशन है वो मेट कर लिया। अब देखते हैं 2/3। यहाँ पे बोला जाता है कि सेकंड कंडीशन ये है कि आपको 2/3 और देखना है कि जो मेंबर प्रेजेंट हैं वो जो वोटिंग कर रहे हैं, क्या उसका 2/3 जो मेंबर है यानी कि 66% जो मेंबर है आपके, क्या वो चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर बोल रहे हैं यस, तो अगर वो फेवर में करते हैं वोटिंग, तो आप क्या बोलेंगे, आपका बिल जो है पास हो गया स्पेशल मेजोरिटी से, क्लियर। अब बात करते हैं कि इन पर्टिकुलर मेजोरिटी में कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं वो पास होते हैं, क्लियर। एक बार मैं इरेज कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। यहाँ पर अभी तक किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है, अगर है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और चाहे तो आप कमेंट में जितने भी आपके डाउट्स हैं बच्चों क्लियर करते रहना, क्योंकि ये देखिए क्या होता है, छोटे छोटे जो डाउट्स हैं ना, जब तक बच्चे के ये क्लियर नहीं होते हैं तो उसके बाद होता है कि जब एग्जाम आता है ना, एग्जाम में फिर वही चीज़ है ना हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और फिर बाद में पता चलती है यार इतनी आसान चीज़ है ना, कभी किसी ने समझाई नहीं हमें। तो उससे पहले कि अगर आप किसी को फॉल्ट दें या दोष दें, तो जो भी आपकी डाउट है पूछ सकते हैं, क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसकी, कि जो ये, सॉरी मैंने गलत इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए अब बात करता हूँ किसकी, कि ये जो मेजोरिटीज़ हैं कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। देखिए सिंपल मेजोरिटी हमारी कहाँ यूज़ होती है,
जहां पे भी संविधान में ये बता रखा है जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है उसको तो आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा मान लीजिए जैसे है ना, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें जो है आप आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं और कौन सी नहीं। क्लियर? इस आर्टिकल 368 के अंदर जो आता है आप उसको तो इससे पास नहीं कर सकते सिंपल मेथड। उसके अलावा जो चीजें बचती हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट का फॉर्मेशन करना, जैसे कोई अभी स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश था हमारा, आंध्र प्रदेश से हमने क्या किया, तेलंगाना बना दिया। तो वो कैसे बनाया था हमने? सिंपल मेजोरिटी से। क्लियर? आर्टिकल 370 को हमने क्या कहता 2019 में एब्रोगेट किया था। क्लियर? खत्म किया था। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था? सिंपल मेजोरिटी यूज की थी। क्लियर? उसके बाद फिर जैसे आपका नेम है, कोई स्टेट का नाम है उसको बदलना है, ठीक है, तो वो भी क्या है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल की सीएम ने 2 साल पहले भी एक प्रोविजन रखा था, क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, कि आप जो है वेस्ट बंगाल का नाम जो है चेंज करके आप क्या कर दो इसका बांग्ला, ठीक है, बंगा या बांग्ला, ऐसे 2-3 नाम उन्होंने प्रपोज किए थे, लेकिन अब तक क्या है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। तो जो ऐसे ऐसे जो प्रोविजंस है जिसपे क्या है, अब जैसे आपका सिटीजनशिप हो गया, ठीक है, नागरिकता से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, वो सारे किसके तहत होंगे? सिंपल मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? जैसे कि आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, क्लियर, रिमूवल, नॉट इलेक्शन, रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, क्लियर, स्पीकर ऑफ द हाउस है उसको रिमूव करना है। तो ये सारे उस टाइम जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो कौन सी होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। क्लियर? उसके बाद में एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये कहीं पे भी यूज नहीं होती, नो यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कोई यूज नहीं है इसका, बट यूज कहाँ पे है? गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? जब गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद आती है तो उसके पास अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो वो गवर्नमेंट बना लेती है, नहीं है तो फिर क्या करते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी को क्रिएट करती है। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल 2014 के इलेक्शन में जो एनडीए थी, ठीक है, उसके बाद कितनी सीट थी? 2, नॉट एनडीए, ओनली बीजेपी में, क्योंकि एनडीए में और भी कई माइनर पार्टीज भी होती हैं, छोटी छोटी पार्टियां, तो मैं बात करता हूँ सिर्फ जो बीजेपी पार्टी थी उसको कितनी सीटें मिली थी? 282, ये बात कर रहा हूँ 2014 के इलेक्शन की। अब यहाँ पे मुझे क्या पता है कि 273 सीट्स क्या है मेरी? 50% है, +1 यानी कि 274 बन जाता है मेरी क्या? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। लेकिन बीजेपी को सीटें कितनी मिली थी? 282, तो 274 चाहिए थी, 282, यानी कि कितनी है? 50% +1 से मैं एक्स्ट्रा मीट कर पा रहा हूँ, तो ये मेरी क्या आ गई? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बन गई ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट बना लूंगा सेंटर के अंदर, और यही क्या है? स्टेट्स के अंदर लागू होता है। तो आपकी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई यूज नहीं है, संविधान में अगर कोई भी चेंज करना है वहां पे आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहीं नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये कहाँ यूज आती है? जहां पे आपको गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। क्लियर? इसलिए यहां पे मैंने आपको सबसे पहले यही समझाई थी, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर? उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? ये सबसे ज्यादा यूज की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे? जो फेडरल करेक्टर है हमारा संविधान का, अगर उसके अंदर कोई चेंज करे हो तब भी आपको एब्सोल्यूट स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, या फिर आप पार्लियामेंट के हाउस के अंदर मान लीजिए जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट में स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लीजिए राज्यसभा में स्टेट्स को जो सीटें अलोकेट की गई है, क्लियर, ऐसा कुछ करना है, मान लीजिए जैसे रिप्रेजेंटेशन देना है किसी स्टेट को, तो उसके लिए भी क्या करेगा? आप स्पेशल मेजॉरिटी लेंगे। या फिर मान लीजिए फंडामेंटल राइट, क्लियर, या डीपीएससी, इनको अमेंड करना है, तो आप वहां पे भी क्या यूज करेंगे? स्पेशल मेजॉरिटी। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों। मेजॉरिटी कितने टाइप्स की बताई थी मैंने आपको? वेरी गुड, रिकॉल करते एक बार। 4 टाइप्स की बताई थी। पहली होती थी स्पेशल मेजॉरिटी, फिर इफेक्टिव, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी, और फिर लास्ट में क्या थी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। फिर मैंने आपको सिंपल मेजॉरिटी एक्सप्लेन की, इसमें हम कॉरम देखते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी में हम देखते हैं वैकेंसीज को माइनस कर देते हैं टोटल स्ट्रेंथ में से, फिर उसके बाद हम 50% +1 को चेक करते हैं। एब्सोल्यूट में हम 50 टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 50% +1 देखते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में हम क्या करते हैं? हम 2 कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहला, आपका टोटल स्ट्रेंथ जो है उसका 50% +1 प्रेजेंट होना चाहिए उस दिन। सेकंड कंडीशन क्या है? जो प्रेजेंट है 50% +1, उसके अंदर से भी 2/3 जो है वो आपके फेवर में होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं दैट बिल हैज बीन पास्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। क्लियर? चलिए, ये हो गया है अब हमारा। अब एक वर्ड आता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना, आता है ना, माओइज्म। ये जैसे वर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली होता क्या है? डेमोक्रेसी जैसे वर्ड है, ऐसे ही कुछ टाइप्स के वर्ड्स होते हैं जो हमारे पॉलिटी के अंदर बेसिकली कहते हैं ना, फिलोसफिकल वर्ड्स होते हैं। ये इन पे ना आजकल जो हमारे पेपर्स हैं उनके अंदर काफ़ी यूज होने लग गया है इन वर्ड्स का। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म,
ठीक है, देखिए जहाँ पे भी आपको ऐसा कोई वर्ड मिल जाए जिसके पीछे आईइज्म लिखा हुआ, इज्म है ना, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। क्लियर, जैसे एक वर्ड है माओइज्म, माओइज्म, अब देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया, इज्म आ गया, आईएसएम। तो यहाँ पे ये क्या है, आइडियोलॉजी है किसकी, माओ। माओ कौन थे, माओ सेतुंग भी बोलते हैं या माओ जेडोंग, जो भी आप TSUNG, ठीक है, माओ सेतुंग। ये क्या थे, चाइना के फर्स्ट क्या थे, प्रेसिडेंट थे। क्लियर, जिन्होंने PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC की क्या की थी, स्थापना की थी 1949 में। क्लियर, जब तक इनका रूल था चाइना काफ़ी खतरनाक सिचुएशन में, खतरनाक इन द सेंस कि मतलब भुखमरी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। आज जो ये इतने अपने आप को दिखाते हैं ना इंडिया के अगेंस्ट, तो ये क्या थे, अगर हम देखें 90s तक चाइना काफ़ी पीछे था इंडिया से। क्लियर, उसके बाद जो है इन्होंने बूस्ट अप किया। चलिए बैक टू द टॉपिक। देखिए मैंने क्या बताया, जहाँ पे आईइज्म आ जाए वो दैट इज आइडियोलॉजी, विचारधारा। विचारधारा किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, क्लियर, जो संविधान की विचारधारा में बिलीव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्लियर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है, रूल ऑफ लॉ बनाता है ना, रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी कि क्या, जस्ट अ सेकेंड, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के लिए अलग लॉ है, दूसरे पर्सन के लिए अलग लॉ है। क्लियर, हर एक पर्सन क्या है, सब इक्वल है लॉ के अकॉर्डिंग। तो रूल ऑफ लॉ ये बोलता है अगर किसी ने एक ने कोई क्राइम किया है तो और दूसरे ने भी सेम क्राइम किया है तो दोनों को अलग अलग पनिशमेंट नहीं होगी, सेम होगी। ठीक है, दैट इज रूल ऑफ। एक होता है रूल बाय लॉ। देखिए दो वर्ड होते हैं, रूल ऑफ लॉ और एक होता है रूल बाय लॉ। इंडिया में तो है रूल ऑफ लॉ और चाइना में है रूल बाय लॉ। क्लियर, दोनों फर्क क्या है। अब मान लीजिए मैंने ना पहले से ही एक कानून बना रखा है और अगर कोई उसको वायलेट करता है तो मैं उसको पनिशमेंट करूंगा, दैट इज रूल ऑफ लॉ। क्लियर, रूल बाय लॉ मैं क्या करूंगा, जैसे देखूंगा अच्छा लोग कुछ ज़्यादा विद्रॉ करने लग गया, किस लिए, अच्छा पेट्रोल का रेट बढ़ गया, ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी एक लॉ बनाता हूँ। मैं ये बोलूँगा जो लोग विद्रॉ करेंगे पेट्रोल के दाम बढ़ने पे उनको 6 साल की सज़ा होगी और 2 करोड़ का फाइन होगा। ठीक है, ये मैं जस्ट हाइपोथेटिकली समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई आपको कह रहा हूँ कि 2 साल की आपको 6 साल की सज़ा होगी और 2 करोड़ का फाइन होगा। अब ये क्या हो गया भाई, मैंने क्या से देखा, पहले सिचुएशन को देखा, सिचुएशन कैसी है सोसाइटी में। सिचुएशन मैंने देखा कि लोग ना वो राइट्स कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, तो मैंने क्या करा, ठीक है कोई बात नहीं करने दो, मैं बनाता हूँ अब यहाँ पे लॉ। अब मैं इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलूँगा, अरेस्ट। मैं जो एग्जीक्यूटिव है उनको पावर दे दूंगा, अरेस्ट करो इनको सबको। तो ये क्या होगा, रूल बाय लॉ, यानी कि आप सिचुएशन को देख के कानून बना रहे हो और फिर उसको क्या कर रहे हो, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लॉ बने हुए हैं, आप उसको फॉलो करिए, अगर कोई वायलेट करता है देन उसको पनिश कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप सिचुएशन को देख रहे हैं, अच्छा ऐसा ऐसा है, क्लियर, ओके, नहीं है को लॉ बना देते हैं, अभी क्या दिक्कत है। तो ये क्या है, चाइना के अंदर चलता है ऐसा। क्लियर, इसलिए वहाँ पे क्या है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर सर चाइना जो है इतना प्रॉस्पर कैसे होता जा रहा है। क्लियर, वहाँ के लोग विद्रोह क्यों नहीं करते हैं। बेटा विद्रोह क्यों नहीं करते हैं, ये थोड़ी एक लंबी स्टोरी हो जाएगी, इसको हम करेंगे क्या, एक IR के स्पेशल लेक्चर्स होंगे ना हमारे, उसमें बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। मैं करवाऊँ या तेज सर करवाएं, जो भी करवाए, तो आपको बस बने रहना है हमारे साथ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं है। क्लियर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर हमसे पढ़ रहे तो हमेशा ही पढ़े, आपका मन करता है, आप हमें अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ पढ़ते रहिए। अब होता क्या है, मान लीजिए आपने 2 लेक्चर्स पॉलिटी के मुझसे देख लिए, क्लियर, उसके बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल जैसे तेज सर करवा रहे हैं, उसके अंदर आपने क्या किया, आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल एक टॉपिक सर से समझ लिया, क्लियर, फिर आप ना सर्च करने लगे कि यही सेम टॉपिक यूट्यूब पे और किसने करवा रखा है, आप वहाँ जाते हैं। तो इससे होगा क्या, ना तो आपकी यहाँ पकड़ बनेगी और ना यहाँ दूसरे पकड़ बनेगी। आप एक को फॉलो कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स इसलिए ही आपको जो है ना फैसिलिटी दी गई है कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप इधर उधर ना भटके, क्योंकि देखिए बच्चों टाइम जो है ना काफ़ी जल्दी निकल जाता है और टाइम भी बहुत लिमिटेड हमें मिलता है भी है लाइफ में, हमें नहीं पता लाइफ कब खत्म हो जाए हमारी। ठीक है, तो चलिए अब बात आते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी।
देखिए आपने ना कभी भी करंट अफेयर जब पढ़ते हो या न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो, उसमें ना एक वर्ड आता है। वर्ड क्या होता है? जैसे कि बीजेपी के ऊपर आरोप क्या लगता है, जैसे एक पर्टिकुलर पार्टी है, मैं चलो नाम नहीं लेता हूँ, जैसे आपने सुना होगा कि एक पार्टी को ना ये बोलते हैं भाई ये तो ना सेंट्रिस्ट पार्टी है, ये लेफ्टिस्ट पार्टी है, ये क्या है, ये राइटिस्ट पार्टी है, ये राइट लेफ्ट राइट सेंटर, ये क्या चीज़ है? क्लियर। अभी हम देखते हैं बेसिकली पार्लियामेंट की। अगर आपने किसी बच्चे ने पार्लियामेंट जो है उसकी असेंबली कैसे बैठती है, आपने कभी उसकी स्ट्रक्चर देखी है? नहीं देखी है? यूट्यूब पे आप जो राज्यसभा टीवी है या फिर लोकसभा टीवी है उसके ऊपर जाके देखना, कभी भी कोई पुरानी जो सीटिंग है जिसमें आपकी वोटिंग वगैरह होती है, वो अब अगर देखना, मान लीजिए जैसे ये हमारे स्पीकर महोदय हैं। क्लियर। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि बच्चों को दिख जाए आराम से मोबाइल की स्क्रीन पे भी। चलिए यहाँ पे मान लो क्या बैठे हैं हमारे स्पीकर लोकसभा के, एसपी लिख देता हूँ मैं, चलो स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, उनका फेस कहाँ है? इधर है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए मैं ऐसे हूँ, क्लियर, और मैं ऐसे एज ए स्पीकर बैठा हूँ तो मेरा फेस सामने है ना, तो यहाँ पे मैंने एरो नीचे किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे देख रहे हैं। क्लियर। नीचे नहीं देख रहे हैं वो। अब होता है क्या ये कि 2D में है, लेंथ और ब्रेड्थ में ही है, तो मैं अब आपको 3D नहीं दिखा था ना, मैं ऐसे बाहर एरो कैसे निकाल के दिखाऊंगा? क्लियर। तो ये किस लिए है? ये नीचे इसलिए बनाया ताकि वो आपको ये दिखे कि वो सामने देख रहे हैं। क्लियर। चलिए अब आपने देखा होगा उसके बाद ना कुछ ऐसे ऐसे करके सेमी सर्कुलर सीटिंग होती है। यस और नो? देखिए आपने कभी नहीं देखिए तो एक बार देख लेना आज। यहां से लेकर के ये ऐसे और ऐसे यहाँ ना सीटिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ना सीटें डली होती हैं सामने, जिसको चेयर्स बोल दो, टेबल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ऐसे ऐसे ना मेंबर सामने बैठे होते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मेंबर ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। चलिए अब होता क्या है, ये जो कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा था, टाइप्स ऑफ पॉलिटी, देखिए इसमें ना 3 तरीके की पॉलिटी मानी जाती है। टाइप्स ऑफ पॉलिटी है, ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, आइडियो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नॉट पॉलिटी, मैंने गलत लिख दिया। मैं भी सोच रहा हूँ पॉलिटी कहाँ से पढ़ाने लग गया मैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है बेटा वो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा। अब ये विचारधारा कैसी है वो भी सारा हम देखेंगे आगे, ये डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए ये मैं जस्ट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी अगर और अच्छे से डिटेल में करना है तो ये आगे जब पर्टिकुलर आपका सेगमेंट स्टार्ट होगा उसमें भी डिस्कस करेंगे इसको। अभी जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ होता क्या है। देखिए एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, लेफ्टिस्ट बोल दो या लेफ्ट पार्टी बोल दो, सेंट्रिस्ट पार्टी या सेंटर पार्टी, ठीक है। और एक होता है राइटिस्ट पार्टी या राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर विंग, ये तो सुना होगा आपने। चलिए अब देखिए ये कैसे बना है। अब मान लो मैं स्पीकर हूँ आपके सामने, जैसे ही आप मान लो आपने जहाँ पे बैठे हो ऐसे एक सर्कुलर हेमी सर्कुलर आप ऐसे ना सिटिंग देखिए ऐसे। अब मैं एज ए स्पीकर सामने बैठा हूँ, मेरा लेफ्ट कौन सा है? ये वाला। क्लियर। अब आपको सोचोगे सर ये तो राइट हैंड लग रहा है। मैं बच्चों ये क्या है कि जो आपको मेरा अभी राइट हैंड दिख रहा होगा अपने फ़ोन में, ये बेसिकली मेरा लेफ्ट है, क्योंकि आपने ये साइंस में पढ़ा होगा ना, हम क्या करते हैं इमेज जब ऐसे देखते हैं अपने शीशे में मिरर देखते हैं, हमें लेफ्ट अपना राइट दिखता है। क्लियर। तो ये जो ये है मेरा लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे जो ये वाले मेंबर हैं, ये कौन है? मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं। क्लियर। सिमिलरली मेरा ये राइट हैंड है ये। क्लियर। अब आपको लग रहा होगा सर ये उल्टा क्यों दिख रहा है? क्लियर। ये है मेरा क्या? राइट हैंड। तो यहाँ जो लोग बैठे होंगे इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरे कहाँ बैठे हुए? स्पीकर के राइट में, और ये बिल्कुल सामने यानी कि ये मेरे सामने सेंटर में बैठे हुए हैं। चलिए इनको हम बोलेंगे ये क्या है? सेंटर है। चलिए अब ये सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट होती है? देखिए ये आती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। ब्रिटेन की पार्लियामेंट। अभी देखिए मैं अभी कैसे लिखने वाला था पता है आपको? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। होता है क्या है कि जब हम कई बार ना नॉर्मल मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या जब व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई करते हैं तो हम इंग्लिश के अंदर भी हिंदी लिख देते हैं। तो अभी मैं वही लिखने वाला था, पर चलिए कोई नहीं, अब लिख दिया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट। अब यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के जो स्पीकर होते थे तो वहाँ पे जो लेफ्ट बैठते थे उनको बोलते थे कि ये क्या है? लेफ्टिस्ट है। और जो उनके राइट साइड में बैठते थे उनको क्या बोलते थे? ये राइटिस्ट है। और जो सामने बैठते थे उनको बोलते थे सेंट्रिस्ट है। अब उनकी ऐसे क्यों बोलते थे? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी होती थी। जो राइट होते हैं,
जो राइट विंग जिसको बोलते हैं ना, राइटिस्ट, राइट विंग पीपल या राइट विंग पार्टी, ये क्या होता है, इनकी विचारधारा क्या होती है जो राइट विंग होती है। ठीक है, अभी एक बार ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इंडियन पॉलिटी और जो आज की रियल पॉलिटिक्स जो चलती है उसको थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। देखिए राइट जो विंग पीपल होते हैं या जो पार्टी होती है उनके क्या विचार होते हैं, नेशन फर्स्ट, क्लियर, यानी कि वो देश को सबसे पहले रखेंगे कि हमारा जो देश है, क्लियर। जैसे राइट विंग में क्या होगा कि देश में जो है हमारे इंडिया सबसे पहले, जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो विदेश में अमेरिका से पहले हमें अपने खुद की देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्या हमारा देश उनका दोबारा से नीचे दब तो नहीं रहा अंग्रेजों के, ऐसे कुछ जो बातें हैं वो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा कंट्री को फर्स्ट वो देंगे प्रेफरेंस, क्लियर। तो ये क्या होते हैं राइट। लेफ्ट क्या होते हैं, वो हमेशा क्या है, सबको ये बोलेंगे कि स्टेट नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्लियर, यानी कि जो सत्ता वत्ता कुछ नहीं होनी चाहिए, लोगों के पास खुद की पावर होनी चाहिए और जो रिसोर्सेज है वो सब में बराबरी से बांटने चाहिए, क्लियर, जितना हो सके। जैसे अभी आपने देखा होगा 1991 से पहले हमारी कंट्री के अंदर जो क्या सिस्टम चलता था, सोशलिज्म वाला, क्लियर। इसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है हर काम जो गवर्नमेंट करती थी, जैसे फैक्ट्री चलानी है, कंपनियां रन करनी है, एयरलाइंस है वो भी गवर्नमेंट देखती थी, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल वो भी गवर्नमेंट के नीचे होते थे। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, हर चीज़ को रेगुलेट गवर्नमेंट करती थी और फिर उसके बाद लोगों को उसमें से हिस्सा बांटती थी। तो ये क्या होते हैं, लेफ्टिस्ट क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि जो भी काम हो कंट्री के अंदर वो सबको बराबरी हिस्सा दिया जाए उसमें, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई जैसे जो रिच है उनको ज़्यादा मिल रहा है, गरीब को गरीब, ठीक है। ये चाहते हैं कि अमीर और गरीब जो है इनका डिवीजन जो है कम होता जाए। सेंट्रिस्ट जो है ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, इनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, क्लियर। ये ना तो ज़्यादा राइट की सुनते हैं ना ज़्यादा लेफ्ट की, ये थोड़ा थोड़ा राइट और थोड़ा थोड़ा लेफ्ट, उसका बीच का, क्लियर। चलिए अभी आगे समझ में आ गया क्या होती है लेफ्टिस्ट, क्या होती है राइटिस्ट, ये इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है। जब अभी मैंने आपको बता दिया लेफ्टिस्ट की क्या होती है कि आपको रूल जो है गवर्नमेंट को नहीं देना, सारा आपको लोगों में बांटना है, रिसोर्सेज सबको इक्वल दो। राइटिस्ट क्या कहते हैं, नेशन फर्स्ट, क्या देश के अंदर अगर मान लो कोई एमरजेंसी आ गया, ठीक है, तो देश की रक्षा पहले होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद बाकी सारे काम बाद में होंगे। ऐसे ही कोई हम डील करते हैं जैसे चाइना के साथ, तो हम क्या करते हैं कि चाइना से ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, बैन प्लास्टिक, बैन ये चाइना से, है ना, करते हैं ना। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं उस टाइम कहते हैं ना एकदम उत्तेजना जो भर जाती है हमारे अंदर, तो वो क्या होते हैं हमारे उस टाइम राइट विंग वाली फीलिंग, क्लियर, कि हमें अपने देश को सबसे पहले तरजीह देनी है। सेंट्रिस्ट कोई वो नहीं फर्क पड़ता। चलिए अब ये क्यूज मैंने आपको इतना डिस्कस करके समझाया है, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, ये वर्ड्स आते हैं एडिटोरियल्स के अंदर, क्लियर, दैट पर्टिकुलर पार्टी इज राइटिस्ट, दैट इज लेफ्टिस्ट, क्लियर, CPIM, ऐसे ऐसे जो पार्टीज हैं वो क्या हैं, क्लियर, उनके बारे में सुना होगा, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आइडियोलॉजी आती कहाँ से, क्लियर। अभी मैंने आपको डिटेल में तो नहीं बताया, ये डिटेल में हम करेंगे जब जैसे आपका ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट आएगा, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आएगा, उसके बाद या पर आपका उसमें भी आएगा, इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आएगा, उसमें हम अच्छे से करेंगे इसको। फिर आता है लिबरल्स, आपको ने कुछ वर्ड सुना होगा लिबरल्स। अब ये लिबरल्स कौन होते हैं, देखिए ये जो वर्ड है लिबरल, क्लियर, सुना होगा ना आपने कहीं ना कहीं लिबरल्स, ये वर्ड आता है लिबर्टी से, क्लियर, जिसका मतलब क्या होता है फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। लिबरल्स वर्ड आया है लिबर्टी से, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। और आपने सुना होगा जो लिबरल वर्ड है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर गया था उसमें क्या बताया था, 3 वर्ड्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे लिबरल्स जो है वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया है। अब यहाँ पे लिबरल्स क्या कहते हैं, लिबरल्स हमेशा ना इसको हिंदी में बोलते हैं उदारवादी। ये क्या करते हैं, हर चीज़ में चाहते हैं कि भी कम से कम जो है ना गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस डाले, मार्केट को फ्री कर दिया जाए, क्लियर, लोग ट्रेडिंग अपनी खुद अपने अकॉर्डिंग करे, मार्केट का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में ना हो, वो भी क्या हो फ्री हो। उसके बाद में जैसे आपका जो भी आपका इंटरनेशनल अफेयर्स है वो भी ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप उस पर टैरिफ लगा दिया जाए, ठीक है, यानी कि हर चीज़ को वो सोचते हैं कि भी जितना हो सके उसको खुला छोड़ दिया जाए, क्लियर, यानी कि जो रूल है वो रूल कम से कम लगाएं। यानी कि मेनली ये होता है कि जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो कम से कम रखें आप कंट्री के अंदर, क्लियर, जितना रखें कंट्री को सिंपल रखें, आज़ाद रखें, सिंपल, ये होते हैं लिबरल्स। अब आता है उसके बाद बात करते हैं आज की जो हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट। चलिए इतना लंबे चौड़ा ये बताने के बाद आज हम आते हैं अपने लेक्चर के टॉपिक के ऊपर। अब ये क्यों समझाया था मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स करवाऊंगा ना आपको,
उनमें मैं डायरेक्ट ये पॉइंट्स आपको सिर्फ रेफरेंस लूँगा कि लिबरल्स जो होते हैं, उसके बाद लेफ्टिस्ट, फिर आप ये मत बोलना कि सर ये होते कौन है। अभी ये जो लेक्चर बताया है बेटे, यहाँ तक मैंने, जैसे आपका यहाँ तक, ये बिल्कुल आगे चल के सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें होंगी उसमें मैं अब डायरेक्ट रेफरेंस यहाँ से लूँगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे आपके भाई बंधु जो बाद में देख रहे होंगे उनको भी बता देना कि आप ये वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्लियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, देखिए टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हम किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? ऑब्वियस बेसिस क्या रहेगा मेरा? कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अमेंड कर सकते हैं, किसको? संविधान को। यानी कि हम संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देखेंगे कि जो अमेंड कर सकते हैं। अब बेसिकली अमेंड आपके वर्ड आ रहा होगा दिमाग में, सर ये अमेंड जो है होता क्या है? अमेंड का मतलब होता है बेसिकली बच्चों चेंज, क्लियर। अब चेंज जो है वो क्या सा चेंज? अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है, जैसे यहाँ पे कोई लाइन लिखी है, अगर पार्लियामेंट ने उसके अंदर कोई कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, या फिर सेमी कॉलन लगा दिया, बच्चों ये जो चेंज है ना, इसको भी हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अगर मान लीजिए वर्ड के अंदर किसी ने कॉमा, फुल स्टॉप या सेमी कॉलन भी लगा दिया ना पार्लियामेंट ने, उसको भी आप क्या बोलोगे? अमेंडमेंट। ये चीज़ याद रखना, क्लियर। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आर्टिकल डालना है या कोई आर्टिकल खत्म करना है, वो नहीं होता अमेंडमेंट। होता तो वो भी है, बट जरूरी नहीं कि उसी को अमेंडमेंट बोलोगे। अमेंडमेंट होता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आर्टिकल 1, क्लियर। एग्जैक्ट क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत कॉमा सेल बी, ऐसे करके लाइन है आर्टिकल 1 की। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या है कि यहाँ ना एक कॉमा लगाता हूँ, इंडिया दैट इज, यहाँ पे सेमी कॉलन। अब मैंने ये जो चेंज किया है कॉमा सेमी कॉलन, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? अमेंडमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा? मैंने क्या किया? संविधान में चेंजेस तो किए हैं, चाहे वो कुछ भी किया हो, क्लियर। तो ये थोड़ा सा दिमाग में आप रखना कि छोटी सी छोटी, अगर कहते हैं ना कि बिल्कुल एक छोटा सा माइनर सा भी ट्विक कर दिया, तो मैं उसको भी क्या बोलूँगा कि वी हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट जो है आप 3 तरीके से कर सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले आप कर सकते हो किससे? सिंपल मेजॉरिटी से, जो अभी आपको मैंने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में बता दिया है कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। आप समझ में आ गया कि मैंने क्यों थोड़ा सा इतना टाइम लगा के आपको वो समझाने की कोशिश की थी। सेकंड बोला है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये बच्चों थोड़ा वर्ड है ना जो मैं लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुन रहे हो ना आपको क्लियर होता जाएगा। अदरवाइज तो फिर क्या है कि फिर आप भटकते रहना कि सर ये समझ में नहीं आया, क्लियर। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट लिखा मैंने यहाँ पे, क्लियर। थर्ड आता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस, ठीक है, ये तो होना चाहिए जो आपका सेकंड है, प्लस रेटिफाई बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये 3 तरीके के हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है? यहाँ पे तो सिर्फ पार्लियामेंट को बोला गया कि सिर्फ पार्लियामेंट से ही स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए वो। यहाँ बोला गया कि पार्लियामेंट तो ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की भी ठीक है, बट आपको मान लो आज हमारे स्टेट कितने हैं हमारे कंट्री में? आप बोलोगे सर 28, 29 तो नहीं है ना? हाँ वेरी गुड, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे ना 29 याद रखते हैं, क्लियर। तो अभी आपके एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाने के बाद अब वो हो गया 28, और यूटीज़ कितनी अब 7, 8, 9, बताइए। अगर JNK को 2 यूटीज में डिवाइड किया तो पहले कितने 7, तो अब कितने हो गया 9। कितने बच्चे कह रहे हैं 9 होना चाहिए? चलिए देखते हैं जो बच्चे ये 9 कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अपने कमेंट में जल्दी लिख के बताएंगे मुझे कि 9 है तो 9 बताएं, अगर 8 है तो 8 और 7 है तो 7, ठीक है। चलिए अभी समझा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कितनी है, इतने आप मुझे कमेंट करके बताइए।
देखिए सिंपल मेजोरिटी से क्या बोला गया है, मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल मेजोरिटी यानी कि आप सिर्फ कॉरम देखो, कॉरम मीट हो रहा है और पास करवाइए, वोटिंग करवाइए, क्लियर। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश से मुझे तेलंगाना अलग करना था, मुझे क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मुझे वेस्ट बंगाल का नाम, नॉट बांग्लादेश, बांग्लादेश तो अब दूसरा देश हो गया। मान लीजिए मुझे पश्चिम बंगाल का नाम चेंज करना है, उसका मुझे बांग्ला करना है, क्लियर। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, मुझे नहीं चाहिए कोई और एक्स्ट्रा मेजोरिटी, ठीक है, मुझे बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और मुझे कोई जैसे नागरिकता से रिलेटेड कोई चीज़ चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिक है, सिंपल मेजोरिटी। इलेक्शन से रिलेटेड कोई प्रोविजन है उसको चेंज करना है, सिंपल मेजोरिटी, क्लियर। तो ये जो चीज़ें हैं किससे पास करूँगा मैं, सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जैसे फंडामेंटल राइट है, क्लियर, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें कोई चेंजेस करना है या उसको छीनना है गवर्नमेंट ने, या उसके अंदर कुछ ऐड करना है, उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। डीपीएसपी है, उसके अंदर कोई कानून बनाना है या उसके लिए कुछ काम करना है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। पार्लियामेंट की, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर मैं ये याद रखना बच्चों, जब मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूँ ना, पार्लियामेंट यानी कि संसद, हिंदी में बोलते हैं हम इसको संसद, जब मैं संसद या पार्लियामेंट बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, क्लियर। और एक चीज़ याद रखना, पार्लियामेंट के अंदर आपके प्रेसिडेंट भी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो भी पार्लियामेंट के ही हिस्सा होते हैं, लेकिन वो बात अलग है, जब हम पर्टिकुलर पार्लियामेंट में आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। जो राष्ट्रपति होते हैं वो सदस्य होते हैं, लेकिन वो उसकी जो बैठक होती है, कार्रवाई होती है, उसमें हिस्सेदारी नहीं लेते हैं, क्लियर। अभी क्यों होते हैं, बस एक थोड़ा सा 10-2 मिनट का टाइम लेके बता देता हूँ। देखिए लोकसभा के अंदर कोई बिल बना, पास हुआ, राज्यसभा में आया, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं ना, तभी तो वो क्या बन जाता है, कानून। बोलो यस और नो, यस भाई। एक हाउस से पास हुआ, दूसरे हाउस में गया, दूसरे में पास किया, और फिर उसके बाद गया किसके बाद, प्रेसिडेंट ने क्या हो गया, साइन किया, अच्छे से साइन किया। अब पेन मत पूछना सर कौन से पेन से साइन करते हैं, साइन किया, उसके बाद वो क्या बन जाता है, एक्ट, दैट इज कानून। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर। चलिए एक बार मैं थोड़ा रब कर देता हूं। यहां तक कोई डाउट है आपको, है तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर। और आपको एक ईमेल आईडी भी होगी हमारी, sport@saritclasses.com, क्लियर। आप इस मेल आईडी पे भी जो है आप अपनी क्यूरीज जो है डाल सकते हैं, क्लियर। इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं कमेंट में ना डालूं, तो आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मेल से पूछूं, तो आप मेल भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, क्लियर। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट। इसमें कौन से प्रोविजन है, सिंपल सी बात है, जो कानून फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता हो, ठीक है, या उसको ऊपर इम्पैक्ट डालता हो, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी पावर्स के अंदर कोई चेंज करना है, क्लियर। मान ली उसके अंदर उसकी जुडिक्शन जो है उसको मेरे को, अगर मैं चाहता हूँ उसको कम करूँ तो मुझे उस स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्लियर, उसके लिए। दूसरा जीएसटी 2017 में पास हुआ था, इसके लिए क्या था, जीएसटी जो है वो आपको पता है फाइनेंशियल पावर छीनी गई थी, किसकी, स्टेट्स के भी। तो स्टेट्स की अब मुझे पता है स्टेट भी फाइनेंशियल मैटर को देखता है, सेंटर भी देखता है, लेकिन जीएसटी के अंदर हुआ क्या, बहुत सारी जो पावर है स्टेट्स की छीन के, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आज से इस पिटारे में मिलेगी, जो कि जिसका नाम होगा जीएसटी, क्लियर। पिटारा क्यों है, यानी कि सारी चीज़ें उस टोकरे में डाल दी है। अब जो भी होगा इस जीएसटी से देखेंगे क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, इनमें ये बोला जाता है कि स्पेशल मेजोरिटी, जो कि मैंने आपको क्या बताया था 50% +1, नंबर 1 कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोली थी, 2/3 की जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये 2 कंडीशन आपकी मेट होती हैं। ये चीज़ें हम पहले देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में। लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट में हमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, क्लियर, ये चीज़ याद रखना। स्टेट में हमें कैसी चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी, और वो भी हाफ, पूरे स्टेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। जैसे मान लीजिए 28 राज्य हैं हमारे देश में, ठीक है, स्टेट हैं, तो उसके अंदर अगर 14 या फिर मान लीजिए 15 ने बोल दिया कि यस वी आर एग्री विद सेंट्रल पार्लियामेंट, क्लियर, हम उससे एग्री करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पास हो जाएगा। ऑल दो चाहे 10, 12, 13 राज्यों ने उसके प्रति आपत्ति जब दर्ज की हो,
नो मैटर, क्लियर। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है हाफ, ठीक है। जो भी स्ट्रेंथ होगी, 30 है तो 15 राज्य, 34 है तो 17 राज्य, क्लियर। इसमें यूटीज को नहीं देखते हैं हम, ठीक है। यूटीज में सिर्फ जिसके अंदर असेंबली, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, जिनके अंदर असेंबली बैठती है। अदरवाइज तो क्या है, जिसमें आपका मान लीजिए जैसे अंडमान निकोबार, वहाँ पे हम उसको एज ए स्टेट काउंट नहीं करते, हम सिर्फ स्टेट देखते हैं जो कि 7 शेड्यूल में पावर्स को डिवाइड करते हैं, सेंटर और स्टेट्स आपस में, ठीक है। हम उनको स्टेट काउंट करते हैं, ये चीज़ याद रखना। चलिए, तो यानी कि अगर 14 राज्यों ने 28 में से आउट ऑफ 28 14 ने बोला यस, और पार्लियामेंट ऑलरेडी पास कर चुकी है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट पर्टिकुलर एक्ट और बिल हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट्स, चाहे कितने ही स्टेट्स ने आपत्ति क्यों ना दर्ज की हो। तो जीएसटी में जो है आपका ऐसा ही कुछ हुआ था पास होने के लिए, क्लियर। तो इसलिए जो है उसको टाइम लगा था। और जीएसटी कब से इंप्लीमेंट हुआ था, ये आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कमेंट करके, ताकि हमें भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि क्या हमें कितना ज्ञान है और आप कितने पढ़ते हैं, क्लियर। देखिए, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना, आपको भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्लियर। अब मैं सारी चीज़ें मैं ही बताता चलूँगा तो आप क्या सोचोगे, आप तो जैसे एक मूवी नहीं चलती है, आराम से ईयरफोन लगा लोगे कानों में और उसको सिर्फ सुनते रहोगे, आपका माइंड तो एक्टिवेट नहीं हुआ ना। तो आप पार्टिसिपेट भी करना ज़रूरी है, क्लियर, जहाँ जहाँ मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए, अब आता है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अब देखिए, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट है, प्रोसीजर है, ये अभी थोड़ी देर बाद जब मैं ये लेक्चर कंक्लूड करूँगा तो मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी लैंग्वेज भी दिखाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज कैसे यूज होती है। क्योंकि बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था, हम जो पॉलिटी को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। हम किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। बेसिक से बुक काम आती है, नो प्रॉब्लम, बट बुक की लैंग्वेज जो होती है बच्चों, राइटर जो है, जो ऑथर होता है उसका, वो मॉडिफाई कर देता है उसको। जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है तो उसमें जो लक्ष्मीकांत जी जो उनके ऑथर हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको इजी बनाने के लिए, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, उसने मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। हमें क्या करना है, अब जैसे डी बसु है, उन्होंने हो सकता है कुछ मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज यूज़ करके, कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत हो सकता है लॉयर की लैंग्वेज यूज़ कर दी, लॉ वाली। तो अब होगा क्या, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखते चलेंगे साथ के साथ कि हमारा जो संविधान है वो क्या बोलता है, उसके अंदर भाषा कैसे यूज़ की गई है। क्योंकि ये मैं क्यों बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चंस देखोगे, या जब भी मैं आपको ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, जब मैं आपको करवाऊंगा, उसमें देखना लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है आजकल क्वेश्चंस में, वो डायरेक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई जा रही है। यस और नो, कितने बच्चे मुझसे एग्री करते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज साथ के साथ मेरे साथ करते चलेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है पूरी दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके, अब हम बात करते थे प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर किसका, ऑब्वियस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, आर्टिकल जो 368 है ना, संविधान में बोला गया है, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, बदलाव करते हैं, तो आर्टिकल 368 को देखते हुए अमेंड करेंगे, क्लियर। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन कुछ भी लगाना है तो उसको भी मैं क्या बोलूँगा, अमेंडमेंट बोलूँगा। लेकिन उसको मैं आर्टिकल 368 की तरह नहीं बोलूँगा। मैंने आपको क्या बोला है, वेस्ट बंगाल का नाम मुझे बांग्ला करना है, तो ये भी क्या है, अमेंडमेंट तो है ही। लेकिन मैं क्या करूँगा, उसको अब ये नहीं देखूंगा कि भाई मैं उसको 368 से ही करूँगा, नो। कुछ प्रोविजन जो मैंने आपको बता दिया सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, क्लियर। लेकिन अब आर्टिकल 368 क्या बोलता है, आपको जो प्रोविजंस पास करने हैं आर्टिकल 368 से, उसमें आपको देखना है स्पेशल मेजोरिटी से या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, इनसे भी पास कराना जरूरी। ये दो कंडीशन इसमें बोली गई है। चलिए, सबसे पहला प्रोसीजर क्या बोलता है आपका, अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, क्लियर, तो इसमें ये बोला गया है कि आप पहले भाई साहब बिल लेके आइए। बिल किस चीज़ का, भाई जिसमें जो आप चेंज करना चाहते हो, क्लियर। आप संविधान में कुछ चेंज करना चाहते हो, लेकिन संविधान चेंज कैसे करोगे, A4 साइज सीट खाली थोड़ी दोगे स्पीकर को तो उसको क्या बोलते हैं, हम बिल बोलते हैं, क्लियर। अब मैं जब छोटा था, मैंने पहली बार जब ये वर्ड सुना था बिल, मैं क्या सोचता था, जैसे मॉल के अंदर हम जाते हैं तो वो जैसे हम कोई परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो एक बिल निकल के आता है ना, तो मैं भी ऐसे कुछ सोचता था कि एक पर्ची से निकल के आती होगी, उसको बिल बोलते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बुक ही होती है एक तरीके से बिल, 50-60 पन्नों की। चलिए
कितने कितने बच्चों को लगता है कि बिल जो मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ होता है, हैं? भाई बचपन में क्या होता है कि ये माइंड थोड़ा क्रिएटिव रहता है बच्चों का ना, तो उस टाइम मेरे माइंड में यही आया कि लो ये खर्चा करते होंगे, उसका बिल लेके आते होंगे, लो जी पास कर दो इसको। ठीक है, चलिए। तो बिल की बात कर रहा था, बिल लेके आएंगे, कौन लेके आएगा? आप पार्लियामेंट में लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे? पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में तो सर आपने बताया था 2 हाउसेस होते हैं, यस और नो? जी हाँ, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 2 ही हाउस होते हैं। चलिए कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ये याद रखना, प्रेसिडेंट कोई हाउस नहीं है। कभी आप बोलोगे सर आपने बोला था प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक अलग ही वो है। क्यों? वो जस्ट साइन करते हैं, इसलिए हम उसको पार्ट मानते हैं पार्लियामेंट को, सॉरी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का। क्लियर? चलिए 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसमें ये बोला गया है प्रोसीजर के अंदर कि जो बिल लेके आओगे वो आप या तो इस हाउस में ले आओ लोकसभा में, या फिर आप राज्यसभा में ले आओ। ये कहीं नहीं लिखा कि आप पहले इसमें लेके आओगे इसमें लेके आओगे, ये लिखा हुआ किसी भी हाउस में ले आओ। क्लियर? चलिए ले आए बिल हम। अब ये बताया गया कि बिल लेके कौन आएगा, लेकर कौन आएगा। कई बार ना हिंदी लिखने का भी बड़ा मजा आता है, कौन लेकर आएगा। अगर मैं थोड़ी बहुत गलती कर दूं लिखने में हिंदी में तो हंसना मत प्लीज़, क्योंकि हिंदी को छोड़े हुए मैंने 15 साल हो गए हैं। क्लियर? चलिए लेकर कौन आएगा। अब इसमें ये बोला गया है प्रोसीजर के अंदर कि जो भी मेंबर है, क्लियर, पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जैसे मैं कह सकता हूं कोई मिनिस्टर लगा लो, मान लो गवर्नमेंट के अंदर कोई मिनिस्टर है, वो भी लेके आ सकता है, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी लेके आ सकता है। अब प्राइवेट का मेंबर ये नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट बैंक है और एक प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट, यहाँ पे प्राइवेट मेंबर ये नहीं कि जो पार्लियामेंट से बाहर का मेंबर है, वो नहीं है। आपको क्या समझना, देखिए प्राइवेट मेंबर बेसिकली कौन होता है, ये पार्लियामेंट के चैप्टर में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा समझने के लिए, प्राइवेट मेंबर होता है वो पार्लियामेंट का तो मेंबर होगा ही होगा, पार्लियामेंट का मेंबर तो होगा, पार्लियामेंट का मेंबर होगा, बट गवर्नमेंट के अंदर नहीं होगा, गवर्नमेंट का सदस्य नहीं होगा। जैसे आप कह सकते हैं, अभी मान लीजिए शशि थरूर जी है, क्लियर है, तो एमपी पार्लियामेंट का ही मेंबर है, लेकिन वो बीजेपी के मेंबर नहीं है, क्लियर, और ना ही उनको कोई मिनिस्ट्री मिली हुई है। तो वो क्या है, अगर वो चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो वो भी लेकर आ सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्राइवेट मेंबर। इस पे 2017 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है प्राइवेट मेंबर पे। क्लियर? चलिए हो गया क्लियर आपको प्राइवेट मेंबर क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए वो, ना तो वो मिनिस्टर होगा और ना ही वो रूलिंग जो उस टाइम गवर्नमेंट होगी उसके सदस्य होंगे, वो ऑपोजिशन के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट के ही मेंबर क्यों ना हो। जैसे अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, जैसे बीजेपी है, आईएनसी है, और मान लीजिए जैसे टीएमसी है, और एआईडीएमके है, एआईएडीएमके, क्लियर, और डीएमके, ऐसे बहुत सी पार्टियाँ हैं। यहाँ पे मान लीजिए 40 मेंबर जो है इनके क्या है, आगे चल के कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह बना रखे हैं, तो इनके अलावा जो बाकी बचे वो भी तो एमपी हैं, वो जो लेके आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेंबर। या इन पार्टीज के जो मेंबर हैं ये अगर कोई बिल लेके आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वो प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। चलिए अब उसके बाद में आता है कि यहाँ पे लेकर कौन आएगा, ये बता दिया मैंने। सबसे पहले बिल बताया था कि बिल कहाँ आएगा, दोनों हाउसेज में किसी भी में आ सकता है, क्लियर, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। कौन लेके आएगा, या तो कोई मिनिस्टर है गवर्नमेंट के अंदर वो भी ला सकता है, या कोई प्राइवेट मेंबर है वो भी ला सकता है। ठीक है, चलिए बिल आ चुका है और बिल जो है किसी एक हाउस में आ गया है, हम मान लेते हैं। थर्ड स्टेप ये बोला गया है प्रोसीजर के अंदर, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ मैं, संविधान के अकॉर्डिंग, ये बोला गया है कि दोनों बोथ हाउसेज के अंदर से, बोथ हाउसेज पास सेपरेटली, एक साथ नहीं बोला, सेपरेटली, बोथ हाउस पास सेपरेटली, जो बिल है दोनों हाउस पास करेंगे सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर? दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। क्लियर? अगर हो गया देन वो जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास।
अब यहाँ पे बच्चों एक थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा, वो क्या, देखिए जब दोनों हाउसेस ने पास किया स्पेशल मेजोरिटी से, प्रेसिडेंट के पास गया, अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो इसको मना करे, क्लियर, प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर टू डिक्लाइन द बिल। डिक्लाइन किस लिए, जैसे आपने 10वीं तक अगर 10th तक पढ़ा होगा पॉलिटी को, तो उसमें लिखा जाता है जो राष्ट्रपति जी है वो चाहें तो उस बिल को अपने पास रख सकते हैं कई दिन तक, कोई वो नहीं है, या हो सकता है वो वापस कर दें, क्लियर। लेकिन यहाँ पे इसमें ये बोला गया ना तो वो वापस करेंगे इसको, और ना ही ऐसा नहीं है कि वो उसको पास करने से मना कर दें, यानी कि मना भी नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं पास करने से। और या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकते इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कर लीजिए, क्लियर, क्योंकि चेंजेस करना था जब तो हम ये लेके आए हैं ना अमेंडमेंट, अगर चेंजेस ही करना आप बताओगे तो फिर हम ये लेके क्यों आए, क्लियर। दूसरा, प्रेसिडेंट के ऊपर यहाँ पे बाउंडेशन है कि पास करना ही करना है, पास करना जरूरी है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। और किसकी बात कर रहा हूं मैं बच्चों, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के अंदर हम अमेंडमेंट करते हैं ना उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल लॉ है उसको पास करने के लिए प्रेसिडेंट, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जो संविधान में संशोधन करने हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब अगर मान लीजिए ये बोला गया है कि अगर कहीं कहीं पे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आपको दोनों हाउसेज से जब पास हो गया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, आप इसको भेजोगे। अगर वो डायनेमिक जो आपका फेडरल करेक्टर है उसको चेंज कर रहा है तो आप स्टेट्स को भी भेजेंगे वो बिल, ठीक है, स्टेट्स को भी भेजेंगे, और उसमें से 50% अगर स्टेट्स पास कर देते हैं तो वो आएगा फिर वापस से पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट आके भेजेगी किसको, प्रेसिडेंट को, और उसको प्रेसिडेंट को पास करना होगा, और इस तरीके से आप क्या है अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान में। तो आपको पता चला बच्चों कितना लंबा प्रोसीजर है। तो अब आप कहोगे सर इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद भी आज हमारे देश के अंदर कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक, 104, 104। अब ये चीज याद रखना, कई बार जब आप सुनोगे ना लिखा कैसे मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे मान लो बिल आता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए उसका 125, और आप कहोगे सर यहाँ तो बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 125, यहाँ बोल रहे कि 104 ही पास हुए। एक चीज याद रखना, ये है बिल, ठीक है, और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। देखिए बिल और एक्ट में फर्क तो पता होगा ना आपको, बिल क्या है, अभी से ड्राफ्ट है यानी कि मसौदा है, वो पास नहीं हुआ है, वो एक्ट क्या है, प्रेसिडेंट के साइन हो गए, वो क्या बन गया, कानून बन गया। तो ये क्या होते हैं, हो सकता है कुछ बिल ऐसे होते हैं जो पास नहीं होते, ना तो राज्यसभा में ना लोकसभा में पास नहीं होते, या लोकसभा में पास हो गए तो राज्यसभा में पास नहीं होते, राज्यसभा में पास हो गए तो लोकसभा में पास नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बिल्स जो पास नहीं होते हम उसको अमेंडमेंट में काउंट नहीं करते हैं, फिर उसको खत्म कर देते हैं। अगला जो बिल लेके आओगे तो उसका नंबरिंग क्या है, 125 के बाद वो अगला क्या हो जाएगा 126, उसके बाद 127। अब बेसिक से ये पास नहीं हो रहे पर नंबर आगे आगे चलता जाएगा। मान लीजिए 130वां जो बिल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 130 जो होगा वो पास हो गया, तो उसको फिर आप आगे नंबर दे दोगे 105, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 105, क्लियर। चलिए यहाँ तक कोई, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप ना जब पार्लियामेंट कह रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट, आप जब सुप्रीम कोर्ट की कई बार वर्डिक्ट पढ़ते हैं, क्लियर, उसमें ना कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर करके आपने वर्ड सुना होगा। अब ये भला क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे मैं सिर्फ सीधा बोल दूंगा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोला था, ठीक है। तो अब वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे सर ये होता क्या है, आज आप समझ लीजिए। इसलिए मैंने आपके बिगिनिंग में ही इस लेक्चर को क्या बताया था, दिस लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बच्चा पहली बार पॉलिटी को उठा रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो पिछले लेक्चर्स लिए थे ना बच्चों, वो तो क्या था फीचर्स थे, उसके बाद कुछ रोड मैप में आपको बताया था कि संविधान आज यहाँ हमें मिल रहा है देखने को, उसके पीछे ब्रिटिश ने कैसे कैसे काम किया। ये अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें ना थोड़ा सा ओवरलैप मिलता है वो वहाँ तक की पॉलिटी में। लेकिन
आज का जो लेक्चर है ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट कह सकते हैं ना डेडिकेटेड लेक्चर है इंडियन पॉलिटी के लिए ही। चलिए अभी मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मुझे लग रही है प्यास और गला गया है बिल्कुल सूख। चलिए अभी आपको देता हूँ 1 मिनट का ब्रेक। आप भी अगर आपको ड्रिंक करना है, नॉट दैट ड्रिंक, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ है शरारती बच्चे जो अलग ही मतलब निकाल लेते हैं, क्लियर। चलिए अभी मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का ब्रेक। चलिए जी, मैं आ गया हूँ पानी पी के अब, क्लियर। चलिए अभी एक बार ये थोड़ा सा वायर सेट कर लेता हूँ। चलिए अब हम बात कर रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर की। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है इसकी थोड़ी एक बार स्टोरी आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए 1951 में एक गवर्नमेंट ने, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी देश के अंदर कोई काम होता है तो कहाँ होगा, और ऑब्वियसली लैंड के ऊपर होगा। आपको फैक्ट्री बनानी है, क्या क्या चाहिए आपको, लैंड चाहिए। ओके, आपको कुछ मान लीजिए कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको एक लैंड चाहिए। तो अब लैंड चाहिए तो उस टाइम आपको मैंने आपको बताया था जब संविधान बना था हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें एक लैंड टू राइट टू प्रॉपर्टी भी था, क्लियर। आर्टिकल 31 के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या था हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी था। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा लाइट कलर लिप में चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, गिरते रहते हैं ये तो। राइट टू प्रॉपर्टी, अब राइट टू प्रॉपर्टी ये हमें फंडामेंटल राइट दिया था, क्लियर। लेकिन फंडामेंटल राइट को कैसा बताया गया है, सैंक्रोसेंक्ट, यानी कि इनको आप खत्म ही नहीं कर सकते। अरे यही से विवाद स्टार्ट होता है, क्लियर। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये बोला कि आप जो है जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर कोई ऐसा कानून बनाते हो जो कि वायलेट करता है किसको, फंडामेंटल राइट्स को, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते और उस लॉ को हम जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या कर देगी, खत्म, नल एंड वाइड। तो हुआ क्या, बेसिकली शंकरी प्रसाद केस के अंदर 1951 में लिख देता हूं, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस ये हुआ था 1951 में। और 1950 के अंदर गवर्नमेंट ने पहला ही संशोधन किया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्लियर। उसमें क्या बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को स्नैच भी कर सकती है, क्लियर, खींच सकती है, यानी कि। तो हुआ क्या, शंकरी प्रसाद केस में ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो आर्टिकल नंबर 13 है, अभी मैं आपको ये आर्टिकल नंबर 13 की लैंग्वेज भी दिखाऊंगा। आर्टिकल नंबर 13 अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो भाग 3 है, पार्ट 3, जब मैंने आपको एक पार्ट्स वाला चैप्टर कराया था, पार्ट्स एंड शेड्यूल, तो उसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक चलता है, 12 से 35, क्लियर। तो अब मैंने आर्टिकल 13 की बात की है, तो ये किसके अंदर आ रहा है, पार्ट 3 में। आप समझ में आया, उस लेक्चर में मैंने आपको क्यों बताया था, ताकि आपको रेंज पता चले। देखिए 12 से 35 पार्ट 3 के अंदर यहाँ पे लिख रखा है, अगर गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून बनाए जो कि इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार है उनके अगेंस्ट हो, इनकंसिस्टेंट, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, जुडिशरी जो है उसको नल एंड वॉइड कर देगी और ऐसे कानून को नहीं माना जाएगा। तो हुआ ही भी यही, शंकरी प्रसाद केस में ये बोला गया कि जो ये एक्ट बनाया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी हमसे छीनी गई है, तो इसमें क्या है, ये जो है आर्टिकल 13 को वायलेट करता है। क्यों, उसमें क्या बोला गया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन आपने तो उसको छीन लिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना भी आप। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बोला कि देखिए अंडर आर्टिकल 368, जो आर्टिकल 368 है, ये मैंने आपको जब पार्ट्स वाला चैप्टर कराया था ना, जिसमें बेसिक्स जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था। ये किसके अंदर आता है, पार्ट 20 भाग 20 के अंदर आता है, ये संविधान के पार्ट 20 के अंदर। तो उसमें ना आर्टिकल 368 ओनली एक ही आर्टिकल है, इसमें ये बोला गया पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज पावर, वो चाहे तो संविधान को अमेंड भी कर सकती है, क्लियर, संविधान के किसी भी भाग को, क्लियर। अच्छा, तो यहां पे शंकरी प्रसाद केस में ये बोला गया कि जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये तो उसको वायलेट करता है, आर्टिकल 368 जो आपने अमेंडमेंट किया है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के जब मैं बार बार पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, जो जुडिशरी थी, जब उसके पास एक केस गया न्यायपालिका के पास, जुडिशरी ने ये बोला साफ शब्दों में, देखिए जो अनुच्छेद 13 है उसमें जो कानून शब्द आया है, लॉ जो वर्ड आया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, आपका नॉर्मल लॉ की बात हुई है, क्लियर, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना,
जो संविधान में को अंदर हम चेंजेस करते हैं, संशोधन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लॉ नहीं माना जाएगा। यानी कि जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट विल नॉट बी काउंट एज ए लॉ, उसको आप लॉ नहीं कहेंगे, वो अमेंडमेंट है, क्योंकि ये उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि जो आपको ये है, पार्लियामेंट ने आपसे राइट टू प्रॉपर्टी छीना गया है, वो सही है क्योंकि वो अमेंड करके छीना गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी यही बोला था, क्लियर, 368 में, कि आप किसी भी पार्ट को जो अमेंड कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने उस पार्ट को अमेंड कर दिया, और तो ये तो सही किया उन्होंने। चलिए अब बात आती है 1967 में, ठीक है, अगेन एक केस आता है पार्लियामेंट में, दैट इज गोलकनाथ केस। कौन सा केस? गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो 1951 वाली जो शंकरी प्रसाद वर्डिक्ट थी, उसको क्या किया, रिवर्स कर दिया। अब जब आपको मैं जब जुडिशरी का जब चैप्टर करवाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसी है रेक्टिफाइंग बॉडी है। मान लीजिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है, कोई एक वर्डिक्ट देती है, कल को वही वर्डिक्ट वो खुद चेंज कर देगी, ये बोल के कि देखिए उस टाइम हमसे ये गलती हो गई थी, हमने गलत वर्डिक्ट दे दी थी, आज से ये वर्डिक्ट मानी जाए। क्लियर। तो ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पावर मिली है। चलिए अब बात आती है 1967, 1967 में केस था गोलकनाथ, गोलकनाथ, गोलकनाथ। यहां पे जुडिशरी ने 1951 वाले जो वर्डिक्ट थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया, ओवरटर्न, और ये बोला कि देखिए आर्टिकल 13 जो है, जो उसमें लॉ यूज हुआ है, क्लियर, उस लॉ के अंदर जो ये वर्ड है ना लॉ, सो कॉल्ड लॉ, कानून, इस कानून शब्द के अंदर अगर आप अमेंडमेंट भी लेके आते हैं ना संविधान के अंदर, वो भी इंक्लूड होगा। क्लियर। पिछले में तो क्या बोला, कानून शब्द के अंदर अमेंडमेंट नहीं मानेंगे हम, जो संशोधन करोगे वो नहीं मानेंगे। क्लियर। हम जो बाकी चीजें आप चेंज करेंगे, नॉर्मल लेके आएंगे, ठीक है, दूसरे कानून से आप बनाएंगे, कोई एक्ट पास करेंगे पार्लियामेंट में, उसको हम बोलेंगे कि ये लॉ है, लेकिन अमेंडमेंट करते हो उसको हम लॉ नहीं कहेंगे। ये किस में बोला था, शंकरी प्रसाद में। गोलकनाथ केस में क्या बोला, लॉ जो शब्द है, कानून जो शब्द है, उसके अंदर अगर आप संविधान के अंदर संशोधन भी करते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्लियामेंट में जो थी ऑब्वियस वो रिएक्शन करेगी, तो रिएक्शन किया, तो उन्होंने क्या किया, 24th अमेंडमेंट लेके आए, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वां संशोधन लेके आए संविधान का 1971 में। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। क्लियर। उन्होंने 2 संशोधन किए, किस किस के अंदर, एक तो आर्टिकल 13 में किया और आर्टिकल 368 में भी किया। आर्टिकल 13 में क्या बोला कि इस आर्टिकल में जो कानून शब्द हुआ है, उसका मतलब जो आर्टिकल 368 के अंदर कोई चेंजेस करते हैं उससे लेना देना नहीं है इसका। क्लियर। आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड यूज हुआ है, अभी मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर इसकी जो कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी आपको एक कॉपी दिखाऊंगा जिसमें ये लिखा गया है सारा, ठीक है, तब आपको और अच्छे से क्लियर है। अभी आप क्या है, जस्ट स्टोरी फॉर्मेट में इसको सुन लीजिए। तो उसमें इस अमेंडमेंट में ये बोला गया, आर्टिकल 13 का कोई लेना देना नहीं है 368 से। 368 क्या है, बेसिकली आप अमेंड करते हो संविधान को, संविधान को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है, अभी जो मैंने आपको बताया था, वो प्रोसीजर इसमें दिया गया है 368 में। तो 368 जो है, इसका 13 से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। 13 का जो है वो फंडामेंटल राइट अलग चीज है। क्लियर। क्योंकि यहां ये बोला गया था संविधान के अंदर पार्लियामेंट को पावर मिली है, पार्लियामेंट हैज पावर, कि वो किसी भी पार्ट को, संविधान के किसी भी पार्ट को, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना, उसको मॉडिफाई भी कर सकती है और उसको स्नैच भी कर सकती है। तो इसलिए इस वर्ड का जो लॉ का मतलब है, वो यहाँ पे जो अमेंड करते हैं हम, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। ये 2 चीजें इसमें अमेंड की गई थी, आर्टिकल 13 को भी और आर्टिकल 368 को भी। लेकिन जुडिशरी फिर आ गई है बीच में। जुडिशरी जब मैं बोलता हूं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती, एक फेमस केस था केशवानंद भारती केस, ये हुआ था कब, इसका डिसीजन हुआ था 24 अप्रैल 1973, एग्जैक्ट डेट ये है। देखिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलिए, यानी कि जो ये था गोलकनाथ केस, इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि केशवानंद भारती केस में क्या बोलते हैं कि हम मानते हैं कि पार्लियामेंट के पास संविधान ने संशोधन करने की पावर तो दी है, लेकिन
एक चीज यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या अर्जित की, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्लियर। अब ये बोला क्या चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम ये बोला कि देखिए आप चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी वॉलिड कर सकते हैं, मतलब वॉलिड नहीं, मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू, बट रिमेंबर वन थिंग, जो संविधान बना था जिस टाइम, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर चावल बनाने हैं तो चावल बनाने हैं तो उसके अंदर आप चाहे तो बिरयानी भी बना सकते हैं, चाहे तो खिचड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि लास्ट में जो चीज़ प्रोडक्ट बन के निकले उसके अंदर चावल ही ना मिले। बेसिक हमने रॉ मटेरियल क्या लिया था, चावल, राइस, तो जब आप चावल के अंदर कुछ भी मॉडिफाई करो लेकिन उसमें चावल तो रहनी चाहिए। तो यही यहाँ पे बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या था, आप जो भी चेंज करो बट जो बेसिक कंटेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डाले थे, जैसे कि देश सॉवरेनिटी होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, दूसरा स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होगी, क्लियर। उसमें फंडामेंटल राइट भी एक चीज़ थी। तो उसने बोला, उन्होंने ये बोला कि हम देखेंगे हर एक के जो आपके अमेंडमेंट होंगे ना, अगर हमें ये मिला कि जो आपका पर्टिकुलर अमेंडमेंट है ये वॉलिड कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, तो हम उसको नल एंड वॉइड बोलेंगे, क्लियर। ये बोला था 1973 में। लेकिन पार्लियामेंट कहाँ मानने वाली थी, पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी जी ने फिर अगेन यही सारा अगेन दोबारा अमेंडमेंट किया। लेकिन मिनर्वा मिल केस में, मिनर्वा मिल केस ये हुआ था 1980 के अंदर, 1980। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल क्या लगा दी, ठप्पा, स्टैम्प, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ही क्या बना दिया अब आगे के लिए सारा अब बेस बना दिया कि अब से जो भी हम स्टडी करेंगे वो सारे किस पे करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो क्या बोलता है। उनमें से हमें ये भी लगा कि इसका एक कहते ना कि छोटा सा हिस्सा भी चेंज करने से और पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर एक्ट को बोल देंगे दैट इज अल्ट्रा वायरस, क्लियर। यहाँ पे वायरस की स्पेलिंग ये वाली आएगी बच्चों, VIRES, अल्ट्रा वायरस, यानी कि ये संविधान से बाहर का है ये, क्लियर। तो ये हम इसको क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड बोल देंगे इसको, अल्ट्रा वायरस, यानी कि आपके पास ये अधिकार ही नहीं है, क्लियर। चलिए अब उसके बाद वमन राव केस के अंदर, वमन राव केस में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि चलिए 24 अप्रैल, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस से आई थी, ये लिखा था मैंने अभी 1973 केशवानंद भारती, तो 24 अप्रैल 1973, इससे पहले जो भी आपने चेंजेस किए हम उसमें अभी आपके कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्लियर। हम देखेंगे इसके बाद, इस डेट के बाद जो आप चेंजेस करोगे ना, हम उसमें इंटरफेरेंस तो जरूर करेंगे। हम उसमें ये वाला फिलॉसफी जो है ना हमारी डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर वाली, हम उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे हर एक एक्ट में, जहां पे हमें लगा हम उसको कर देंगे नल एंड वाइड, ठीक है। तो ये क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी स्टोरी। अब इसके अंदर जैसे आपके थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि कौन कौन से प्रोविजन जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, कौन सा नहीं आता, तो ज़्यादा आपको घबराने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको जो है फाइनल एक कहते हैं ना कि लिस्ट बनाई ही नहीं है। जैसे होता ना कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको पर्टिकुलर सिलेबस दिया जाता है कि ये सिलेबस है, आपको इतना ही कवर करना है, क्लियर। तो आपको एक प्री डिफाइंड मिल जाता था कि हाँ मुझे मैथ्स में इतने चैप्टर करने हैं इस सेमेस्टर में, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में इतना होता था कि नहीं होता था, तो आपको प्री डिफाइंड आपके माइंड में रहता था कि हाँ इस सेमेस्टर में मुझे बस इतना ही पढ़ना है, आगे का छोड़ो आगे देखेंगे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एक लिस्ट पूरी बनाई नहीं है जिसमें ये पॉइंट वाइज दे रखा है कि भाई ये पॉइंट बेसिक स्ट्रक्चर का, ये पॉइंट ये। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, केस टू केस, जैसे आगे आगे टाइम निकलता जा रहा है तो वो क्या करती है पर्टिकुलर एक केस से, अच्छा ठीक है ये जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, उसके बाद ये, हाँ ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्लियर। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली एक फाइनल जो कहता है ना कि लिस्ट नहीं है हमारे पास कि मैं किसको बोलूँ बेसिक स्ट्रक्चर में, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 प्रोविजन ऐसे होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते होंगे, बट सुप्रीम कोर्ट कल को चाहे तो 2 और नहीं ऐड कर सकते, क्लियर। ये अभी कोई ऐसा नहीं है कि लिमिट नहीं है, इस पर कोई फिक्स नहीं हुआ है। अभी जैसे कुछ मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये तो मान ही जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे पहले भाई संविधान ही तो आपका सर्वोच्च होना चाहिए देश के अंदर,
देश के अंदर सबसे ऊंचा कानून कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन खुद है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। क्लियर? ये एक चीज़ याद रखना बच्चों, जो संविधान है वही हमारा क्या है? सर्वोच्च कानून है। जितने भी आपके अंदर आज आईपीसी की धाराएं हैं, सीआरपीसी की धाराएं हैं, ये सारी कहाँ से निकलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से तो निकलती है। अब देखिए, आप तो बोलोगे कि सर आईपीसी तो 1860 से स्टार्ट हो रखा है, अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है तो। पर बच्चों आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल ही बन रहा है ना, चलो जैसा भी है देखिए आपको सिर्फ समझना है, क्लियर? सर्कल बनाए नहीं बनाए जो भी है। आईपीसी जो है आप बोलोगे सर ये तो 1860 से चला आ रहा है, आप तो कह रहे हो कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। लेकिन अब आपको समझना क्या है, मान लीजिए ये एक ना बाउंड्री बना दी संविधान ने, क्लियर? कि भाई देखो ये जो ना ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर जो जो आएगा वो तो हम क्या करेंगे? रखते चलेंगे रखते चलेंगे रखते चलेंगे, क्लियर? संविधान के अंदर। अब मान लीजिए यहाँ पे आईपीसी आ रही है आपकी, आईपीसी का ये इतना पार्ट तो मैं कह रहा हूँ कि ये किस में आ रहा है? इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है। ये जो है ये तो भाई बाहर चला गया, ये बाहर है ना। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, जो पार्ट बाहर गया है बाउंड्री से, उसको इन्होंने ये बोला था हम इसको कर दें खत्म, हम नहीं रखेंगे इसको, हम रखेंगे सिर्फ ये वाला पार्ट आईपीसी का। तो आज जो आईपीसी आज आप पढ़ते हो ना, वो ये वाले पढ़ते हो जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, क्लियर? ऐसे ही सीआरपीसी, क्लियर? उसमें भी ये बोला गया जो इस बाउंड्री के अंदर अंदर आ रहा है वो तो हम रखेंगे अपने संविधान में, बाकी को हम करते हैं एलिमिनेट, बाहर, हम नहीं रखते हैं इसको, क्लियर? तो इसलिए ये चीज़ आपको समझ में रखनी है कि बच्चों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि सर्वोच्च कानून हमारे देश का क्या है? संविधान है, क्लियर? आप ये नहीं बोलेंगे जो पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट तो किससे देख के बनाती है? रेफरेंस कहाँ से लेती है पार्लियामेंट? खुद ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूशन से तो लेती है, क्लियर? और पार्लियामेंट को पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है? ये क्या पता नहीं बार बार क्यों नीचे गिर जाता है। देखिए पार्लियामेंट को पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है? बताओ, बताइए। प्रेम्बर में मैंने आपको बताया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के नागरिक हैं हम ही से ही मिलती है, क्लियर? तो ये मत याद रखना कि अगर आप ये बोलोगे सर आपने तो बोला हमसे पावर मिलती है, चलो हमारे मन में जो करे, नो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हम ही लोगों ने कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा रखे हैं अपनी आज़ादी पे, ठीक है? तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना अपने माइंड में। चलिए देखिए, सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर फीचर आता है वो आता है क्या? दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सर्वोच्च होगा, क्लियर? पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है। किसकी बात करिए? कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर उसके बाद में बोला गया सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये एंड है, कई बार क्या होता है कि मैं जल्दबाजी में इसको घुमा देता हूँ ऐसे ही। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, क्लियर? अरे कहाँ दिया गया है? शेड्यूल 7 में। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ ना, शेड्यूल 7 भी क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ही पार्ट है। दूसरा, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर, CHARACTER, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्या है हमारा? ये सारे मैं वो बता रहा हूँ जो जुडिशरी ने अब तक बता रखे हैं। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, ठीक है? उसके बाद रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ मैंने आपको बता दिया लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, क्लियर? तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है, आगे पूरी लिस्ट है, आप चाहे तो बुक से देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा मीनिंग क्या है, आपको सिर्फ ये बताना था। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से ही जो है आज हमारे जो जुडिशरी है, बेसिकली संविधान में जो संशोधन किया जाता है, क्लियर? उसको वेरीफाई करते हैं ना, लेंस लगा के एक चेक करते हैं कि क्या ये इस लेंस में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर? तो वो लेंस कौन सा है? दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या होता है, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस जो है दिए गए। आप अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है तो उसमें ये सारे क्लियरली मेंशन किए गए हैं, आप वहाँ पे इसको रेफर कर सकते हैं, क्लियर? यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए, कुछ ऐसे पॉइंट जो है आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में मिलते हैं, क्लियर? तो आज की सिचुएशन क्या है हमारे संविधान के अंदर, क्लियर? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी जो क्या बोलते हैं संविधान, क्लियर? कई बार क्या होता है ना, एकदम स्किप हो जाता है वर्ड ही माइंड से।
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, गलती से भी इसको मत छेड़ देना, बेसिक स्ट्रक्चर को। क्लियर? जो मैंने आपको चावल की एग्जांपल दे दी, वैसे ज़्यादा मेरे को अच्छी तो नहीं लगी, बट थोड़ा सा समझाने के लिए। क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको क्या दिया, राइस दिया। क्लियर? और मैंने बोला कि आपने मुझे राइस बना के दे दो, लेकिन आप बोलोगे सर इससे भी अच्छी एक डिश आपको और बन के मिल सकती है। मैं पूछूँ क्या? आप बोलोगे सर इसका ना हम वो बना लेते हैं, क्या, खिचड़ी। मैं बोलूँगा चलो ठीक है। फिर आप एक दूसरा बोलोगे नहीं सर इसकी बिरयानी बना लेते हैं। तीनों में फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं है। तीनों में कंटेंट क्या है? राइस है, लेकिन उसमें कुछ ऐड किया गया है। ठीक है, जो ऐड किया गया वो क्या है? हमारा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जो किए गए। बट क्या राइस चेंज हुआ तीनों में? नहीं। क्लियर? यही हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर? चलिए, तो अब आपको 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो भी टॉपिक्स मैंने करवाए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। और अगर नहीं रही है तो अच्छी बात है, अगर रही है तो जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे मैंने आपको जो मेल आईडी बताई थी support@सरित क्लासेस मैं कुछ और ही बोलने वाला था, support@saritclasses.com, वहाँ पे भी जाके आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस कमेंट के अंदर भी लिख सकते बता सकते हैं। क्लियर? सो आज के लिए ही इतना ही, मैं आपको यहीं पे देता हूँ रेस्ट। मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, टिल देन हैप्पी लर्निंग।